हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। क्योटो प्रोटोकॉल डिस्कस करना है जी। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी तक हमने क्या किया है, अगर आप ये एनवायरमेंट के जो प्रोटोकॉल या कन्वेंशन या कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो हम कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं की है वो एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद 1983 में, जो कि मैंने इसी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस वाली लेक्चर में ही करवाया था, वर्ल्ड कमीशन बना था एनवायरमेंट से रिलेटेड। देन 1985 में जो है वियना कन्वेंशन जो है उसकी बात आई ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए। 1987 में इसी के अंडर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हम लोगों ने साइन किया और अडॉप्ट किया। एंड देन उसके बाद 2016 में किगली अमेंडमेंट जो है वो भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ही हुआ। ठीक है, सो ये दूसरा लेक्चर। तीसरा लेक्चर हमने डिस्कस की थी चीजें 1992 का रियो अर्थ समिट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसमें हमने सीबीडी डिस्कस किया था कि कुछ कुछ जो नए अडेप्टेशंस इन्होंने लिए ना, नई फ्रेमवर्क्स, नई चीजें बनाई, तो उसमें सीबीडी निकल के आया था। यूएनएफसीसी जो है वो हमने पढ़ा था। अब इस यूएनएफसीसी के अंडर, क्योंकि ये 1992 की बात है, सो 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल निकल के आता है, और क्योटो नाम की जगह पे हुआ है डेफिनेटली, सो इसलिए क्योटो प्रोटोकॉल बोल देंगे। और ये अडॉप्ट किया गया था 11 दिसंबर 1997 में। ठीक है, इसकी जो खुद वही कॉम्प्लेक्स रेटिफिकेशन प्रोसेस के बाद अगर देखा जाए तो 1997 के बाद 16 फरवरी 2005 में जाके ये एनफोर्समेंट में आया। सो आपको अडॉप्शन का ये जो ईयर ज्यादा से ज्यादा, अगर मतलब कम से कम ईयर तो याद ही हो, अगर आपको पूरी की पूरी डेट याद नहीं है तो। सो अडॉप्ट कब किया और एनफोर्स कब आया, मतलब इट एंटर्ड इनटू फोर्स, एनफोर्समेंट कब हुई, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिलहाल करंट की बात करें तो 192 पार्टीज जो हैं वो क्योटो प्रोटोकॉल का हिस्सा हैं। ओके, क्योटो प्रोटोकॉल, सो ये बेसिकली ऑपरेशनलाइज या ऑपरेशन, ये किसने ऑपरेशनलाइज किया, कौन इसको लेके आता है, यूएनएफसीसीसी यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और ये कहां से आया, ये आया था जी रियो अर्थ समिट से। ठीक है, 1992। क्योटो प्रोटोकॉल क्यों लेके आए, ये लेके आते हैं बाय कमिटिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज एंड इकोनॉमीज, यानी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिनमें बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, और वो इकोनॉमीज जो हैं वहां पर स्पेसिफिकली लिमिट होनी चाहिए और उनको रिड्यूस करना चाहिए ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को। तो ये किससे रिलेटेड हो गया कि हमें ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम करना है। ऐसे ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड था कि हमें ओजोन डिप्लीशन को रोकना है, रिड्यूस करना है। ठीक है, सो वो फेज आउट से रिलेटेड था कि हम कैसे वो फेज आउट करेंगे जो है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को। यहां पे हमें ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उनके एमिशन को रिड्यूस करना है। ओके, ऑब्वियसली ये कन्वेंशन सिर्फ उन्हीं कंट्रीज पे था जो हम उनकी बात कर रहे हैं जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं। ठीक है, देन बात आती है क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो ऑब्वियसली कुछ एक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, या जो प्रोविजंस हैं किसके, जो कन्वेंशन हमने दिया, ये जो हमें यूएनएफसीसी की बात कर रहे हैं ना, FCCC, सो वो जो कन्वेंशन निकल के आता है उसके अपने प्रोविजंस हैं। याद रखने लायक बात ये है कि ये बाइंडिंग तो है, लीगली बाइंडिंग है, बट सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर, यानी डेवलप्ड कंट्रीज ने अगर अपने टारगेट पूरे नहीं किए सो उनके ऊपर केस हो सकता है, लीगली बाइंडिंग है उनके ऊपर, उनको करना ही पड़ेगा अगर उन्होंने क्योटो प्रोटोकॉल साइन कर दिया है तो। ओके, और एक हैवियर बर्डन भी उनके ऊपर आ जाता है, किस प्रिंसिपल के अंडर, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज, क्योंकि वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा है, वहां पे प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, फैक्ट्रीज ज्यादा हैं, तो ऑब्वियसली ग्रीन हाउस गैसेस वहां से ज्यादा निकल रही हैं। हमें तो ओवरऑल एनवायरमेंट का देखना है ना, तो जहां ज्यादा निकल रही हैं ग्रीन हाउस गैसेस, ज्यादा प्रोड्यूस हो रही, पहले तो उनको ही कम करना शुरू करेंगे। सो वो ओनली बाइंडिंग टू डेवलप्ड कंट्रीज, ये बात आपको याद रखनी है कि जो है कॉमन है चीजें, क्योटो प्रोटोकॉल कॉमन है, बट ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है इनके ऊपर थोड़ी सी डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो हम डाल रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल तो हमें यही करना है, क्योंकि ये रिकॉग्नाइज किया जाता है कि डेवलप्ड कंट्रीज ही ज्यादा एमिशन करते हैं, ज्यादा एमिशन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अगर वो रिस्पॉन्सिबल है तो ठीक कौन करेगा, वही करेंगे, राइट। तो इसके जो एनेक्स बी है उसमें क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो बाइंडिंग एमिशन रिडक्शन टारगेट्स
तो बाइंडिंग और रिडक्शन करना है हमें एमिशन में, वो टारगेट्स जो हैं वो 37 इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज और इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन, जो ट्रांजिशन में है, एंड यूरोपियन यूनियन के ऊपर ये बाइंडिंग हो जाते हैं। ओके, ओवरऑल ये जो टारगेट्स हैं दीज एड अप टू एन एवरेज 5% एमिशन रिडक्शन, यानी कि ये बोल रहे हैं कि 1990 में जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हुआ है उससे रिड्यूस करना है 5%, यानी अगर 20% एमिशन हुआ है तो अब हमें 15 का टारगेट लेके चल रहे हैं कि 20 से 15 पे लेके आना है। कब तक लेके आना है? 2008 से 2012 तक। ये बात याद रखिए। 1997 में इसको अडॉप्ट किया गया, 2005 में एनफोर्समेंट में आया, और जो फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड है यानी इस पीरियड के दौरान देखा जाएगा कि आपने कितना एमिशन रिड्यूस किया। सो वो फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड आता है 2008 से लेके 2012 तक। ठीक है, कंपैरिजन किससे करेंगे? 1990 में जो एमिशन हुआ था उससे करेंगे। फिर बात आती है दोहा अमेंडमेंट की, क्योंकि 2008 से 12 तक की तो बात हुई थी, उसके बाद क्या? अभी तो 2023 चल रहा है, 23 भी खत्म ही होने वाला है बिल्कुल। तो दोहा कतर में जो है 8 दिसंबर 2012 में एक दोहा अमेंडमेंट ये लेके आते हैं, यानी अब दोहा नाम की जगह पे एक कॉन्फ्रेंस या इनका जो मीटिंग होती है पार्टीज की, और उसके बाद ये दोहा अमेंडमेंट लेके आते हैं जो कि अडॉप्ट करता है सेकंड कमिटमेंट पीरियड को। तो आपको 2 पीरियड याद रखने जब भी क्योटो प्रोटोकॉल की बात आएगी। एक ये तो बात याद रखिएगा ही कि 1990 से कंपेयर कर रहे हैं। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आता है, 2005 में इसको एनफोर्स किया जाता है, 2008 से लेके 2012 तक फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड है, और 2013 से लेके 2020 तक सेकंड कमिटमेंट पीरियड है। ये फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड क्योटो प्रोटोकॉल के दौरान 1997 में ही डिस्कस हुआ। देन ये जो है 2013 से 2020 का टारगेट दोहा में जाके ये डिस्कस करते हैं, तो ये दोहा अमेंडमेंट जो है क्योटो प्रोटोकॉल में हो जाता है। ओके, ये जो 28 अक्टूबर 2020 है तब तक 147 पार्टीज जो हैं वो अपना एक्सेप्टेंस लेटर, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो सबमिट कर चुकी है कि हाँ भाई हम इसको मान रहे हैं। ठीक है, अमेंडमेंट जो है वो फोर्स में कब आएगा? ये 31 दिसंबर 2020 को। दोहा अमेंडमेंट, तो इसमें अमेंडमेंट में क्या क्या चीजें हैं? तो ऑब्वियसली न्यू कमिटमेंट्स आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, जो F4 किसके लिए? जो एनेक्स 1 पार्टीज हैं, मतलब उसके अंदर जिन पार्टीज का नाम है टू द क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि एग्री करती हैं सेकंड कमिटमेंट की, जो है सेकंड कमिटमेंट पीरियड के ऊपर, जो ये जो कमिटमेंट है सेकंड कमिटमेंट पीरियड की, इसके ऊपर एग्री करती हैं, यानी कि 2013 से 2020 वाली जो है। सो एक रिवाइज्ड लिस्ट भी निकाली जाती है कि कितना जो है वो रिड्यूस करना है, क्या चीजें होनी है उन सब चीजों के लिए। ठीक है जी। देन है 21 दिसंबर 2012 की अगर बात करें तो ये जो अमेंडमेंट हुआ है दोहा अमेंडमेंट, इसको सर्कुलेट कर दिया जाता है सभी पार्टीज के पास, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल के आर्टिकल 20 और 21 में ये चीज मेंशन है कि सर्कुलेशन होना चाहिए, तो वो हमने कर दिया है। कौन कर रहा है? सेक्रेटरी जनरल करेगा यूनाइटेड नेशंस का, अपनी जो एक्टिंग कैपेसिटी होगा उस टाइम के ऊपर। अब ये बात याद रखने वाली है कि जो फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड था उसमें हम बात कर रहे हैं 5% रिडक्शन अगेंस्ट 1990 के लेवल्स, 37 इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज एंड इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन प्लस यूरोपियन यूनियन। सो इनको ग्रीन हाउस गैसेस को ऑन एन एवरेज 5% कम करना है 1990 के कंपैरिजन में। ये फर्स्ट कमिटमेंट थी। दूसरी कमिटमेंट में ये बोलते हैं कि 1990 के कंपैरिजन में एटलीस्ट 18% कम करना है, रिड्यूस करना है। ठीक है, और वो ये कौन सा पीरियड है? जो दूसरा 8 साल का अपना कमिटमेंट पीरियड है 2013 से 20 तक का। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ओके, हाउएवर द कंपोजिशन ऑफ पार्टीज इज इन द सेकंड कमिटमेंट पीरियड इज डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट। तो ऑब्वियसली कुछ एक पार्टीज ऐसी होंगी जो शुरू से जुड़ी हुई हैं, शुरू से रेटिफाई करती हैं, साइनेटरी हैं। कुछ एक पार्टीज बाद में जिन्होंने साइन किया होगा, ये भी पॉसिबल है। सो उसके हिसाब से भी चीजें जो है वो थोड़ी सी चेंज हो सकती है, बट ओवरऑल हमें 18% कम करना है। क्योटो प्रोटोकॉल का एक मैकेनिज्म है जिसके तहत हम चीजों को जो है इंप्लीमेंटेशन में लेके आएंगे। एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट इसका है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है मार्केट में। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे? हमने बोला है ऑन एन एवरेज 18% कम करना है। हमने ये नहीं बोला कि हर एक देश को अपना 18% कम करना है, नहीं। यानी कि अगर मान लो
ए बी सी ऐसे कंट्रीज हैं, ए कंट्री ने जो है वो ज्यादा कर दिया, तो अगर बी कंट्री कम एमिशन करे ग्रीन हाउस गैसेस का, तो कहीं ना कहीं बैलेंस आउट हो जाएगा। सो वो जो चीज है वो सबको अपना अपना एक एक लिमिट दी होती है कि अच्छा आप मैक्सिमम इतना ही जो है ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन आपके देश में हो सकता है। सो वो जो उस पर्टिकुलर देश में उस पर्टिकुलर पार्टी की हम बात कर रहे हैं ना, उस जो आपका ग्रीन हाउस गैस की जो लिमिट है, सो वो लिमिट ऐसे भी हो सकती है कि मान लो ए कंट्री जो है, मतलब इन सब की लिमिट है 20 यूनिट्स, ठीक है, कि आप ऐसे ही रैंडम ले रही हो 20 यूनिट्स। सो एक यूनिट ए वाली जो है ना, इसने 20 की बजाय जो है 40 कर दी, ठीक है, 40 यूनिट्स एमिशन हो गया, लेकिन बी वालों ने 10 की है और सी वालों ने भी 10 की है। तो अब ये ए बी और सी वालों से 10 यूनिट्स जो है वो खरीद लेंगे, यानी कि हमने क्या कर दिया, एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे जो एमिशन हो रहा था उसकी ट्रेडिंग कर दी, उसका खरीदना बेचना कर दिया, लेन देन कर दिया। ओके, सो ये एक तरीका हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो 20 60 यूनिट होना था, 40 इसने कर दिया, 10 इन्होंने कर दिया, ओवरऑल तो अभी भी 60 हुआ है, राइट। सो एक तरीके से अगर एक ज्यादा कर रहा है तो किसी न किसी के साथ उसको कंबाइन करके कम करना पड़ेगा, अपना बैलेंस दिखाना पड़ेगा। सो ये इंटरनेशनल एमिशन की ट्रेडिंग हमने कर दी। इसके साथ साथ और मैकेनिज्म है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म या जॉइंट इंप्लीमेंटेशन, की मिलके इंप्लीमेंट कर रहे हैं आप। सो इसी वजह से इसको हम क्या बोल सकते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल की जो मैकेनिज्म है वो काफी फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म है, जो कि तीन तरीके से, मतलब तीन तरीके के मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म की हम बात करते हैं। ये तीनों के नाम आपको पता हो बस, कि इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग एंड CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म और जॉइंट इंप्लीमेंटेशन यानी JI। अब फर्दर अगर बात करें ये जो मैकेनिज्म्स हैं, क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि आइडियली जो है ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो हम क्या चाह रहे हैं, ओवरऑल कंट्री में सेम हो, मतलब कंट्री कह रही हूँ सॉरी, वर्ल्ड के लेवल पे जो एमिशन हम करना चाह रहे हैं उससे जो टारगेट है हमारा उतना रहे वर्ल्ड लेवल पे, क्योंकि एक जगह से ज्यादा और एक जगह से कम हो रहा है, ओवरऑल तो अर्थ का टेम्परेचर के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है ना। सो हमें ओवरऑल चीजें रिमूव करनी है, ये नहीं कि हर एक कंट्री से कुछ चीज कर रहे हो आप, तो हम ओवरऑल के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। पैरेलल बेनिफिट्स जो हैं ऑफ स्टिमुलेटिंग ग्रीन इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज। सो डेवलपिंग कंट्रीज में ग्रीन इन्वेस्टमेंट अगर आप स्टिमुलेट कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी एक सेफ लेवल ग्रीन हाउस गैसेस का जो है वो आ सकता है। इट ऑल्सो मेक्स लीप फ्रॉगिंग, यानी अब इसमें बेसिकली क्या हो जाएगा कि पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि हम पहले की कोई ओल्डर टेक्नोलॉजी को स्किप करके सीधा किसी और पे मूव कर जाएं, ठीक है। सो वो भी एक क्या हो सकता है जो लॉन्गर टर्म बेनिफिट्स दे हमें, ज्यादा इकोनॉमिकल हो। जैसे कई बार ये बात निकलती है ना कि डीजल वाली जो गाड़ियां हैं वो बंद हो जाएंगी, या उसके बाद जो है वो इथेनॉल वाली गाड़ियां आएंगी, तो हम एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट वाली चीज के ऊपर मूव करना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली जब इतना सारा तामझाम हमने किया है, क्योटो प्रोटोकॉल किया, फिर दोहा अमेंडमेंट किया, सब लोग मिल रहे हैं, खर्चा हो रहा है, ठीक है, और एनवायरमेंट का सोच रहे हैं, तो उसको मॉनिटर भी तो करेंगे ना कि अच्छे से चीजें हो रही हैं। सो एक रिग्रेस मॉनिटरिंग, रिव्यू और वेरिफिकेशन सिस्टम जो है ये डेफिनेटली एस्टैब्लिश यहां किया गया। ओके, रजिस्ट्री सिस्टम ट्रैक एंड रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस, तो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा। ओवरऑल जो है सारी चीजों के ऊपर आपका मतलब नजर रहेगी आपके ऊपर। ओके, जो UN क्लाइमेट चेंज सेक्रेटेरिएट है जो कि बोन जर्मनी में है, वो भी एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का जो है वो क्या रखेंगे, हिसाब किताब रखेंगे। रिपोर्टिंग जो है कौन कर रहा है, डन पार्टीज भी, जो पार्टीज है कि हमारे देश से इतना हुआ, जैसे वो ABC वाला था, मान लो B वाले रिपोर्ट कर रहे हैं कि 10 यूनिट हुई और 10 यूनिट हमने ट्रेड किया है। सो वो सारी चीजें वहां पर मेंशन रहेंगी। ओवरऑल हम एनवायरमेंट में ग्रीन हाउस गैसेस को थोड़ा सा रिड्यूस करना चाह रहे हैं। एक कंप्लायंस सिस्टम भी होगा जिसमें जो पार्टीज हैं उनकी, मतलब वो पार्टीज जो है उनकी मीटिंग, वो अपनी कमिटमेंट से जो है मीट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीजें भी देखी जाएंगी, और अगर उनको कोई दिक्कत आ रही है तो उन कमिटमेंट्स को पूरा करने में उनकी हेल्प भी की जाएगी, ठीक है। सो कुछ एक अडेप्टेशन इसके लिए डेफिनेटली रहेंगी। क्योटो प्रोटोकॉल जैसे हम कन्वेंशन की बात कर रहे हैं, सो ये भी डिजाइंड है कि आप अलग दूसरे कंट्रीज को असिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, अडेप्टेशन करने में, चीजें करने में, तो वो ताकि ये जो है जो जहां पर भी बेसिकली क्लाइमेट चेंज के ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है वहां पे आप उन कंट्रीज को हेल्प कर सकते हैं। इट फैसिलिटेट्स द डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी डेवलपमेंट में भी आप हेल्प करेंगे, प्लस डिप्लॉय करने में, टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करने में भी हेल्प करेंगे, जिससे जो कि बेसिकली हेल्प करेगी आपको क्लाइमेट चेंज को वो बहुत ज्यादा जो है बिगड़ने के, मतलब ना बिगड़ने के लिए, उसको बचाने के लिए।
ओके जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हमने मल्टीलेटरल फंड की बात की थी, ऐसा कोई फंड हमने डिस्कस किया था वहां पे, तो यहां पर क्या रहेगा, अडेप्टेशन फंड रहेगा। बात वही है, वहां पर भी वो अपने कॉज के लिए बाकी लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं और यहां पर भी वही बात है, बट नाम अलग हो गया। तो अडेप्टेशन फंड जो है वो बेसिकली एस्टेब्लिश किया गया ताकि अडेप्टेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनको फाइनेंस किया जा सके, उनको पैसा दिया जा सके ताकि चीजें मेंटेन हो पाए और आप बेटर तरीके से अपने जो टारगेट्स हैं उनको पूरा कर पाए। फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड में अगर देखा जाए, हमने 3 मैकेनिज्म्स की बात की ना, सो फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड था, उस दौरान जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म था उसके थ्रू जो प्रोजेक्ट एक्टिविटीज हो रही थी वहां से फाइनेंसिंग जो है शेयर की जा रही थी। बट दोहा में ये चीज भी अमेंडमेंट, इस चीज में भी अमेंडमेंट हुआ कि जो सेकंड कमिटमेंट पीरियड है वहां पे इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग प्लस ये जो जॉइंट इंप्लीमेंटेशन जो है वो भी जो अडेप्टेशन फंड है उसमें चीजें जो है वो देगा। ओके सो ओवरऑल ये कुछ चीजें थी, बेसिक चीजें आप जो याद रखेंगे, एटलीस्ट याद रखने वाली चीजें अगर मैं आपको बताऊं, सो 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आया, 2005 में इसको एनफोर्समेंट में आया, 2008 से लेके 2012 तक पहला कमिटमेंट पीरियड, 2013 से लेके 2020 तक दूसरा कमिटमेंट पीरियड। ये कमिटमेंट्स किस लिए हो रही हैं, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रिड्यूस करने के लिए। उसके साथ साथ बाकी जो अडेप्टेशन फंड है वो आपको पता हो और ट्रेडिंग का भी आपको आइडिया हो कि कैसे जो है इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग भी हो सकती है और एक फ्लेक्सिबल मार्केट मैकेनिज्म जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है जी, सो मैं उम्मीद कर रही हूं कि क्योटो प्रोटोकॉल आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कुछ समझ नहीं आया है तो डेफिनेटली कमेंट करके पूछ लीजिएगा। समझ आ गया है सो जरूर से कमेंट करके बता दीजिएगा, बिकॉज फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको समझ आया या नहीं आया। ओके बाकी तो बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग एंड बी कंसिस्टेंट in your efforts.